कहानी छुट्टी। फटिक चक्रवर्ती अपने मोहल्ले के लड़कों का नेता था। सब उसकी आज्ञा मानते थे। यदि कोई उसके विरुद्ध जाता तो उस पर आफत आ जाती। वह हर समय नए नए खेल रचता था। यदि कोई उसमें बाधा डालता तो वह उसे ऐसा दंड देता कि आखिरकार बेचारे को विवश होकर फटिक से क्षमा मांगनी पड़ती। एक बार फटिक ने एक नया खेल सोचा। नदी के किनारे एक लकड़ी का बड़ा लट्ठा पड़ा था जिसकी नौका बनाई जाने वाली थी। फटिक ने कहा, हम सब मिलकर उस लट्ठे को लुढ़काएं। उसका स्वामी हम पर क्रुद्ध होगा और हम सब उसका मजाक उड़ाकर खूब हंसेंगे। सब लड़कों ने उसका अनुमोदन किया। जब खेल आरंभ होने वाला था तो फटिक का छोटा भाई मक्खन बिना किसी से एक शब्द भी कहे उस लट्ठे पर बैठ गया। लड़के रुके और एक क्षण तक मौन रहे। एक लड़के ने उससे उठने को कहा परंतु वह नहीं माना। यह देखकर फटिक को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, मक्खन, यदि तू नहीं हटेगा तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मक्खन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह आराम से बैठा रहा। यह देखकर फटिक आग बबूला हो गया। बस उसने आज्ञा दी कि लट्ठा लुढ़का दिया जाए। फटिक की आज्ञा मिलते ही लड़कों ने जोर लगाकर उसे धकेल दिया, किंतु फटिक कुछ भयभीत हुआ क्योंकि वह जानता था कि इसका परिणाम क्या होगा। मक्खन कपड़े झाड़ते हुए उठा और फटिक को लाते घूंसे मारकर रोता हुआ घर की ओर चल दिया। लड़कों के समक्ष इस तरह अपमानित होकर फटिक को कुछ अच्छा नहीं लगा। वह अनमना सा होकर नदी के किनारे बैठ गया और घास तोड़ तोड़ कर चबाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे माँ की क्रोधित दृष्टि का ध्यान आ रहा था। इतने में वहाँ एक नौका आई जिसमें एक अधेड़ आयु वाला व्यक्ति बैठा था। फटिक के समीप आकर उस व्यक्ति ने पूछा, फटिक चक्रवर्ती कहाँ रहता है? फटिक ने अपने पांव फैलाते हुए उपेक्षा से उत्तर दिया, मुझे नहीं मालूम। इतने में उसके घर से एक नौकर आया और बोला, फटिक, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। फटिक ने जाने से इनकार किया, किंतु नौकर पुराना था और फिर मालकिन की ओर से आया था, इसलिए वह उसको ज़बरदस्ती पकड़कर ले गया। फटिक जब घर आया तो उसकी माँ ने क्रोध में आकर पूछा, तुमने मक्खन को फिर मारा? फटिक ने उत्तर दिया, नहीं तो, तुमसे किसने कहा? माँ ने कहा, झूठ मत बोल, तुमने मारा है? नहीं, यह बिल्कुल असत्य है, तुम मक्खन से पूछो, बल्कि उसने ही मुझे मारा है, वह बोला। मक्खन चूंकि यह कह चुका था कि मुझे मारा है, इसलिए वह अपने शब्दों पर टिका रहा और दोबारा फिर कहा, हाँ हाँ, तुमने मारा है। यह सुनकर फटिक क्रोध से लाल पीला हो गया। उसने मक्खन के समीप आकर उसे पीटना आरंभ कर दिया। माँ ने उसे तुरंत बचाया और फटिक को मारने लगी। ठीक उसी समय वह अधेड़ आयु का व्यक्ति घर में आया और कहने लगा, क्या किस्सा है? फटिक की माँ ने पीछे हटकर आने वाले को तो देखा तो तुरंत उसका क्रोध आश्चर्य में परिवर्तित हो गया। अचानक भाई को अपने घर में देखकर वह अचंभित रह गई। क्यों दादा, तुम यहाँ कैसे आए हो? उसका भाई विशंबर उसके विवाह के पश्चात मुंबई में व्यापार करने चला गया था। अब कई वर्षों के बाद कलकत्ता अपनी बहन से मिलने आया था। बहन के पति की मृत्यु पर भी ना आ सका था। कुछ दिन तो बड़ी प्रसन्नता के साथ बीते। एक दिन विशंबर ने दो लड़कों की पढ़ाई के विषय में पूछा। बहन ने बताया, फटिक हमेशा दुख देता रहता है और बहुत चंचल है। पिता के जाने के बाद बहुत तंग करने लगा है, किंतु मक्खन पढ़ने का बहुत इच्छुक है। बहन की सहायता करने के लिए उसने कहा, मैं फटिक को मुंबई ले जाकर पढ़ाऊंगा। फटिक भी चलने के लिए तुरंत सहमत हो गया। माँ के लिए यह बहुत हर्ष की बात थी, क्योंकि वह सर्वदा डरा करती थी कि कहीं किसी दिन फटिक मक्खन को नहीं नदी में डुबो देगा। फटिक प्रतिदिन मामा से पूछता था कि तुम कब किस दिन चलोगे। आखिर चलने का दिन आ गया। उस रात फटिक से सोया भी ना गया। सारा दिन जाने की खुशी में इधर उधर फिरता रहा। उसने अपनी मछली पकड़ने की हत्ती, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और बड़ी पतंग भी मक्खन को दे दी, क्योंकि उसे जाते समय मक्खन से सहानुभूति सी हो गई थी। मुंबई पहुंचकर फटिक अपनी मामी से पहली बार मिला। वह उसके आने से कुछ प्रसन्न ना हुई। उसके 3 बच्चे ही उसके लिए काफ़ी थे और एक चंचल लड़के के आने पर उसे आपत्ति हुई। वह चिल्लाई, यह तुम क्या आफत ले आए? फटिक घर में घुसते ही सहम गया। ऐसे लड़के के लिए उसका अपना घर ही स्वर्ग होता है। उसके लिए एक नए घर में नए लोगों के साथ रहना बहुत कठिन हो गया। मामी के हर समय के हस्तक्षेप से फटिक को यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो गया। वह रात को प्रतिदिन अपने नगर के स्वप्न देखा करता और वहाँ जाने की इच्छा करता रहता। उसको वह स्थान याद आता जहाँ वह पतंग उड़ाता था और जहाँ वह जब कभी चाहता जाकर स्नान करता था। माँ का ध्यान उसे दिन रात विकल करता रहता था। उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। वह पढ़ने लिखने में अच्छा था, पर अब स्कूल में उससे अधिक कमज़ोर और कोई विद्यार्थी न था। जब कभी उसके अध्यापक उससे कोई प्रश्न करते तो वह मौन खड़ा हो जाता और चुपचाप अध्यापक की डांट सह लेता। उसका स्वभाव पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका था। जब दूसरे लड़के खेलते तो वह अलग खड़ा होकर घरों की छतों को देखा करता। एक दिन उसने बहुत साहस करके अपने मामा से मालूम किया, मामा जी, मैं कब तक घर जाऊंगा? मामा ने उत्तर दिया, ठहरो, जब तक छुट्टियां ना हो जाएं।
छुट्टियों में अभी बहुत दिन शेष थे, इसलिए उसको काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ रही थी। इस बीच एक दिन उसने अपनी किताब खोली। अब उसको अपना पाठ याद करना बहुत कठिन हो गया। प्रतिदिन उसके अध्यापक उसे डांटते। उसकी दशा इतनी खराब हो गई कि उसके मामा के बेटे उसे अपना कहते हुए शर्माते थे। फटिक मामी के पास गया और कहने लगा, मैं स्कूल न जाऊंगा, मेरी पुस्तक खो गई है। मामी ने क्रोध में आकर कहा, मैं तुझको कहाँ से महीने में 5 बार पुस्तकें खरीद कर दूँ। स्कूल के अध्यापक की डांट और घर में मामी की फटकार से वह परेशान हो उठा। एक दिन उसके सिर में दर्द उठा। उसे लगा कि मलेरिया हो जाएगी, किंतु उसके लिए सबसे बड़ा सोच विचार यह था कि बीमार होने के पश्चात वह घर वालों के लिए एक मुसीबत बन जाएगा। मामी बहुत नाराज़ होगी। वह अपनी माँ से मिलना चाहता था। अपने शहर का अपना तो उसे बुला रहा था। दूसरे दिन प्रातः फटिक कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसे चारों तरफ खोजा गया, किंतु वह न मिला। वर्षा बहुत अधिक हो रही थी और जो व्यक्ति उसे खोजने गए बिल्कुल भीग गए। आखिरकार विशंबर ने पुलिस को सूचना दी। मध्याह्न का समय था। पुलिस का एक सिपाही विशंबर के द्वार पर आया। वर्षा अब भी हो रही थी और सड़कों पर पानी भरा हुआ था। 2 सिपाही फटिक को हाथों में उठाए हुए विशंबर के सामने लाए और रख दिया। वह सिर से पांव तक कीचड़ से सना हुआ था और उसकी आंखें जोर से लाल थीं। विशंबर उसको घर के अंदर ले गया और अब उसकी पत्नी ने उसको देखा तो कहा, यह तुम क्या विपत्ति ले आए हो? अच्छा होता कि इसे घर छोड़ आए होते। फटिक ने यह शब्द सुनी और सिसकियां लेकर कहने लगा, मैं घर ही तो जा रहा था, परंतु ये दोनों मुझे ज़बरदस्ती ले आए। ज्वर बहुत तीव्र हो गया था। सारी रात वह अचेत पड़ा रहा। विशंबर एक डॉक्टर को बुला लाया। फटिक ने आंखें खोली और छत की ओर देखते हुए कहा, छुट्टियां आ गई हैं क्या? विशंबर ने उसके आंसू पोंछे और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसके सिरहाने बैठ गया। फटिक ने फिर बड़बड़ाना शुरू किया, माँ माँ मुझे इस प्रकार न मारो, मैं सच सच बताता हूँ। दूसरे दिन फटिक को कुछ चेत हुआ। उसने कमरे के चारों ओर देखा और एक ठंडी सांस लेते हुए अपना सिर तकिए पर डाल दिया। विशंबर समझ गया और अपना मुख उसके समीप लाते हुए कहने लगा, फटिक मैंने माँ को बुलाया है। फटिक फिर उसी प्रकार बड़बड़ाने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी माँ रोती हुई कमरे में आई। विशंबर ने उसे मौन रहने के लिए कहा, पर वह भाव विभोर हो उससे लिपट गई। उसे प्यार से सहलाते हुए बोली, फटिक मेरे प्यारे बेटे फटिक। फटिक की सांसें कुछ समय के लिए रुकी। उसकी नाड़ी हल्की पड़ी और उसने एक सिसकी ली। उसकी माँ फिर चिल्लाई, फटिक मेरी आंखों के तारे, मेरे हृदय की कोयल। फटिक ने बहुत धीरे से अपना सिर दूसरी ओर किया और आकाश की तरफ देखते हुए कहा, माँ क्या छुट्टियाँ आ गई हैं?